हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हम यहाँ जो क्वेश्चन को देखेंगे वो हम क्वेश्चन 22 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? 22 से। इससे पहले के जो 21 तक के क्वेश्चंस हैं इसको हमने अपने पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो उसका हम जो लिंक होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप वहाँ से 21 तक के क्वेश्चंस को, 1 से लेकर के 21 तक के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और 22 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 22 कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, रोधी, चालक तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। बैंड सिद्धांत के आधार पर बात कर रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने अपने क्लास के लेक्चर में, जो क्लास का लेक्चर है हमारा, उसमें हमने वीडियो डाल रखी है। उसमें पूरा हमने बैंड सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर? बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और कुचालक और अर्धचालक को पूरा डिस्क्राइब किया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल वही सेम होगा, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम इसको भी शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 22 होगा वो कैसे सॉल्व होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्लास के लेक्चर के थ्रू होगा। क्लियर? तो जो क्लास का लेक्चर है उसके वीडियो जो है, वीडियो का जो लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको बात आसानी से याद होगा, आप अपनी कॉपी में नोट भी किए होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22 की बात। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। किसमें? 23 पर आते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उचित उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतराकाशी दोष और एफ केंद्र। ये क्वेश्चन हमारा कितने पार्ट में है? 4 पार्ट में है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। तो जो आंसर है, अगर आपको ध्यान हो, फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जो हम अपने क्लास का लेक्चर ले चुके हैं, क्लास के वीडियो लेक्चर में हमने शॉटकी दोष को पढ़ा था, ध्यान हो तो, शॉटकी दोष को, ठीक है, पढ़ा था। फिर के किसको पढ़ा था? ये पहला वाला था। दूसरा फ्रैंकल दोष, ठीक है, हिंदी में लिखता हूँ, फ्रैंकल दोष को भी पढ़ा था, ठीक। फिर अंतराकाशी दोष को भी पढ़ा था और यफ केंद्र को भी पढ़ा था। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका भी जो आपका आंसर है, इसका जो वीडियो है, वीडियो का जो लिंक है उसको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 23 को भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 पर। पहले देखते हैं क्या कह रहा है। एल्युमिनियम घनीय निविड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। कौन सा निविड संकुलन है? घनीय निविड संकुलन है। इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। मतलब कि ये दिया हुआ है त्रिज्या, अर्धव्यास कह रहे हैं ना, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है, व्यास का आधा।
त्रिज्या। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट पूछ रहा है। एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, और फिर दूसरा पार्ट कह रहा है 1.0 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिकाएँ होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने ध्यान से देख लिया, क्या क्या दिए हो इसको देखते हैं और फिर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि आंसर हम कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आंसर जो है ये इसका दो पार्ट में है, तो हम पहले पहला पार्ट करेंगे। कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल हो, हमने आपको बताया है, पहले हम क्या देखते हैं, गिवन। गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है। तो ये पहले गिवन को लिखते हैं। त्रिज्या दे रखी है r इज इक्वल टू कितना दे रखी है, 125 पिकोमीटर। ठीक, ये त्रिज्या हो गया। अब कौन सा घन है, घनीय निविड़ संकुलित संरचना। कौन सा है, घनीय निविड़ संकुलित संरचना। ठीक है, इसके लिए जो आपके कोर की लंबाई की बात कर रहा है ना, पहले कोर की लंबाई मतलब ए बराबर फाइंड आउट करना है। यहाँ ऊपर लिख सकते थे हम कि ए बराबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू होता है 2√2r। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। आइए इस पर वैल्यू रख देते हैं। 2√2 की वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितना है, 125। गुणा भाग कर लीजिए, गुणा भाग करना आपको आता है तो कितना हो गया। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, जो गुणा करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 353.55 पिकोमीटर। अगर हम राउंड फिगर में लिखेंगे अप्रॉक्स में, तो इसे हम 354 पिकोमीटर लिख सकते हैं लगभग। ठीक है, हालांकि हमने सिंबल भी डाल रखा है, बट यहाँ आपके लगभग अप्रॉक्स में आ गया। ठीक है, इतना पिकोमीटर। तो ये एक आंसर आया, क्या, कोर की लंबाई। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, बट फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, कोर की लंबाई। तो इन्होंने त्रिज्या दे रखी थी r, कोर की लंबाई पूछना था, फाइंड आउट कर दिया। घनीय निविड़ संकुलित संरचना के लिए ये रिलेशन हमने डिराइव किया था, अगर आपको ध्यान हो क्लास के लेक्चर में, a इज इक्वल टू 2√2r। अब वैल्यू को हमने तुरंत पुट कर दिया, 2 की 2 है, √2 1.414, r की वैल्यू 125। हमने कैलकुलेशन कर लिया, इनमें गुणा कर लिया, गुणा करने पर हमारा इतना है। अगर राउंड फिगर में लिखेंगे लगभग 354 आ जाए, क्योंकि 5 या उससे अधिक होता है तो अपने पहले वाले में एक जोड़ देता है। अगर इन दोनों को हटाएंगे तो ये अपने से पहले वाले में एक की क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा, जिसकी वजह से लगभग इतना आ जाएगा। ये हमारा पहले पार्ट का क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का ही है, क्वेश्चन नंबर 24 का ही कौन सा वाला, सेकंड पार्ट, मतलब आंसर जो है, आंसर लिख रहे हैं हम इसका। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या कह रहा था, ये सेकंड पार्ट के लिए पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, एल्युमिनियम की कितनी एकक कोशिकाएं होंगी। ठीक, तो पहले तो हम, अगर हम एक एकक कोशिका जो एक है, एक यूनिट जो है, एक इकाई जो है, उसका हम अगर आयतन निकाल लें तो टोटल आयतन में से उसको भाग दे देंगे तो हमारा यूनिट आ जाएगा। भाई जैसे सपोज़ कीजिए आपका कमरा है, कमरे में मान लो हम कमरे को बॉल से भर देते हैं। अगर पूरे कमरों को हमने बॉल से भर रखा है और हम कह दें कि इस कमरे में टोटल कितनी बॉल हैं, तो आप समझिए कि पहले आप क्या करेंगे, आप पूरे कमरे का आयतन निकाल लीजिए, फिर एक बॉल का आयतन निकाल लीजिए और उस एक बॉल के आयतन से पूरे कमरे के आयतन में क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। आपको पूरा निकल आएगा, नहीं निकल आएगा कितने बॉल हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं। तो लिखेंगे पहले एकक कोष्ठिका, एक एकक कोष्ठिका का आयतन, एक एकक कोष्ठिका, ठीक है, कोष्ठिका का आयतन, ठीक है, लगभग कितना आया अभी, एकक कोशिका का आयतन मतलब a³
फार्मूला होता है। अब ए की वैल्यू हमें पता है 354 का क्या होल क्यूब, तो ये आएगा लगभग, अगर हम कैलकुलेट करेंगे 4.4 इंटू 10⁻7 पिकोमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये पिकोमीटर में है, इसको कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर, क्योंकि जो एल्युमिनियम का आयतन दे रखा है टोटल वो सेंटीमीटर दे रखा है। तो आइए सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻10, तो क्यूब है तो -30 हो जाएगा। 4.4 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4.4 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो आइए देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ तक कैसे किया, इसको समझ लीजिए। एक एकक कोष्ठक का आयतन मतलब ए क्यूब, मतलब जैसे आपका घन है, घन का आयतन ए क्यूब मतलब भुजा, और भुजा हमने ऊपर निकाल रखी कितना 354, तो 354 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, इतना आया। अब 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 1 पिकोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। वही चीज़ हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। अब क्या कह रहे हैं इसके आगे, इसके आगे हमें निकालना है कि क्या करें, कितनी एकक कोष्ठकाएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे एकक कोष्ठिकाओं की संख्या इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, कुल आयतन बटे एक एकक, दिख रहा है, कोष्ठिका का आयतन। ठीक, आइए वैल्यू को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले वैल्यू को रखते हैं। वैल्यू को हम क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए हम वैल्यू को जब रखेंगे, कुल आयतन कितना दिया है 1.0 दे रखा है, बटे एक एकक कोष्ठक का आयतन हमने अभी निकाला 4.4 इंटू 10⁻23। इसको हम क्या कर लें, सॉल्व कर लें, तो ऊपर जाकर के ये सॉल्व हो जाएगा और कितना आएगा इसको देख लेते हैं, 2.27 इंटू 10⁻22। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर कि कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ तक हमने समझा दिया था आपको कि यहाँ तक ये क्या आ गया, एक एकक कोशिका का आयतन। अब कुल आयतन बटे एक एकक कोशिका के आयतन से अगर हम भाग दे देंगे तो कोशिकाओं की संख्या आ जाएगी। कुल आयतन दे रखा है 1.0 आपके क्वेश्चन में, सेकंड वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो, और एक का आयतन हमने निकाला अभी थोड़ी देर पहले ही। इसको जब सॉल्व करेंगे 2.27 इंटू 10⁻22, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। किस क्वेश्चन पर, 25 पर। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धन आयनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। ठीक है, अतः यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धन आयनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं कैसे निकलेगा। न्यूमेरिकल है, पहले देखते हैं गिवन में क्या दे रखा है, तो उसको देख करके उसके हिसाब से लिख लेंगे। रिक्तियों की डोपिंग के परसेंटेज को दे रखा है, तो क्या दिया हुआ है कि NaCl को, किसको, NaCl को 10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 से डोपित किया जाता है। क्या किया जाता है,
डोपित किया जाता है। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात, इसका अर्थ निकालेंगे, अर्थात NaCl के 100 मिलीलीटर, 100 सॉरी मिलीलीटर नहीं, मोल, 100 मोल को 10⁻³ मोल SrCl2 से डोपित किया जाता है, डोपित किया जाता है। क्लियर। ये परसेंटेज के कारण यहाँ 100 आया है। तो अब बताइए 1 मोल के लिए क्या होगा, तो 1 मोल तो NaCl का 1 मोल इज इक्वल टू 10⁻³ बटे में 100। तो NaCl के 1 मोल को 10⁻³ बटे में 100 मोल ऑफ SrCl2। ठीक है। अब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टोटल, 10⁻⁵ मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या क्या निकलना है, केटायन जो धनायन रिक्तियाँ हैं, धनायन रिक्तियों की बात कर रहे थे ना, ठीक है। तो धनायन किसके द्वारा उत्पन्न होगी, Sr के द्वारा ना, Sr2+ से उत्पन्न धनायन रिक्ति। भाई एक तो एक ही उत्पन्न करेगा ना, एक Sr2+ एक ही उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो कितना टोटल है Sr2+, 10⁻⁵। तो 10⁻⁵ मोल Sr2+ के द्वारा उत्पन्न धनायन रिक्ति इज इक्वल टू 10⁻⁵ और 1 मोल में टोटल कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब इसको हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, 022 होता है 6.022 इंटू 10⁻18, 10⁻18, ठीक है, मोल इनवर्स। इतनी क्या आएंगी, रिक्तियाँ उत्पन्न होंगी। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। आइए एक बार फिर से पूरा सवाल लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को, 25 को। कि पहले क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने कहा था कि NaCl के 10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 से डोपित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कह रहा है तो धनायन वैकेंसीज कितनी होंगी। तो समझिए NaCl के 100 मोल, चूँकि परसेंट कितना 100 में निकलता है, 100 मोल को कितने से डोपित, 10⁻3। ठीक है। तो 1 मोल कितना होगा, 100 का गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। वही हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। इतना मोल क्या आ गया हमारा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2। ठीक है, 10⁻⁵ मोल आ गया, क्योंकि ऊपर जा करके -5 में आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, Sr2+ से उत्पन्न धनायन रिक्तियाँ, एक भाई एक जो स्ट्रोंशियम आएगा तो एक के स्थान पर चल जाएगा और एक वैकेंट स्पेस छोड़ देगा। टोटल कितना मोल है, 10⁻5 मोल। तो 10⁻5 मोल से मतलब 10⁻5 गुणे 1 मोल में कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। इससे क्या कर दें हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल आंसर हमारा क्या आ गया, 6.022 इंटू 10⁻18 मोल इनवर्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। अब हम इसी के जस्ट बाद ही आएंगे
किस क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, फिर उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। निम्नलिखित को उचित उदाहरणों से समझाइए। लौह चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व, 12, 16 और 13, 15 वर्गों के यौगिक। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन को दिया है इन्होंने 5 पार्ट में। कितने पार्ट में दे रखा है? 5 पार्ट में दे रखा है। अगर आपको ध्यान हो तो जो पहला पार्ट है लौह चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व, ये सब चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हैं। जो हमारा क्लास का लेक्चर है, जो हमारा क्लास का लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया है। तो बिल्कुल सेम चीज़ वही लिखना है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, कोई सा भी हो, सारा। और ये जो लेक्चर्स हैं इनका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जो डिस्क्रिप्शन डालूँगा वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट उसे देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम लिखना है, इसलिए दोबारा लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है टोटल। तो आप वहाँ जा कर के देखिए, या अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा तो वो आपके नोट्स में अवेलेबल होगा, आप उसे देख लीजिए। बिल्कुल वही सेम चीज़ को हमें दोबारा लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो आज का ये जो वीडियो है ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, सॉलिड स्टेट का। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हमने सारे सॉल्व करा दिए हैं। ठीक, सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा रखे हैं, और उसके साथ साथ हमने पूरा थ्योरी का नोट्स भी बनवा दिया है। ठीक है, आपने नोट्स तैयार कर लेनी है आपको, और इसको जाएंगे, चाहे वो आपका 12th का बोर्ड का पेपर हो या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो जेईई हो, नीट हो, या कोई भी किसी भी फील्ड का हो। अगर उसमें केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमने जितना कराया है उसके बाहर से कहीं से नहीं आएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक यही है कि आपको पूरा नोट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, चाहे वो पाठ्यनिहित क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो आपको किसी भी पेपर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं संपन्न करते हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। धन्यवाद।